फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं साइंस का क्लास 10th साइंस का अनसॉल्व्ड होगा। ये सेट नंबर 3 है। मैं पूरा आपको कराऊंगा करके। यहाँ पे आपको देखना है, इसका पार्ट जो पहले वाला दिया गया है वो भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, तो बने रहेंगे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जे हाईटेक क्लासेस के साथ में। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। पहला क्वेश्चन आपके पास में था कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण है, ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण मैंने बनाया है। ये इसका फोकस है, ये इसकी वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में उभरे वाले तल पर पॉलिश की जाती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसका ध्रुव होता है, यहाँ पर जो होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हो। ये परावर्तक पृष्ठ है, जिसको हम द्वारक बोलते हैं। और ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, इसका नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसकी वक्रता केंद्र है। अगर हम इसको पूरा सा बड़ा करते हैं तो ये इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये हमारे पास में स्मॉल एफ फोकस दूरी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा था कि अगर वस्तु को हम फोकस पर रख दें अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है तुमसे कहाँ पर बनेगा। तो वस्तु को तुम्हें फोकस पर रखना है। तुम्हें पता है कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास में वस्तु जो है ए और बी, इस वस्तु को ए और बी मान लो। अब देखो यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें तुमको ले जानी है। पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर के गुजर जाती है, ऐसे फोकस से होकर के गुजार देनी है। दूसरी प्रकाश की किरण जो तुम्हें वक्रता केंद्र से गुजारनी है। कहाँ से गुजारोगे? वक्रता केंद्र से गुजारनी है। ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जो आती है वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर जाएंगी, समय के साथ में ये कहाँ पर मिलेंगी? जाकर के इनफाइनाइट पर, अनंत पर मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो कहाँ बनाएंगी? अनंत पर बनाएंगी आकर के। इतनी बात समझ में आ गई? ऑप्शन में आपके होगा अनंत, वहीं पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये पहली वाली बात समझ में आ गई। अगर अवतल दर्पण में वस्तु तुम्हारी अनंत पर होती है, वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर वस्तु फोकस पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ये अवतल दर्पण के लिए इतनी कहानी थी। दूसरे क्वेश्चन में देखो तुमसे पूछा था कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम किस में होती है प्रकाश की चाल? तो सबसे कम प्रकाश की चाल जो होती है वो हीरे में होती है। किस में होती है? हीरे में होती है, क्योंकि अपवर्तनांक बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाती है। आ गई बात समझ में? थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाओ। गा वाला कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को, एक तार है, ये तार हमने मान लिया है कि ये ए बी एक तार है तुम्हारे पास में। इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना दिया गया है? 5 ओम दिया गया है। इसको 5 भागों में काटना है। कितने भागों में काट देना? 1 2 3 4 5 पार्टों में काट देना है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 पार्ट में मैंने दिखाया है। तो ये 1 ओम, ये 1। अब हर एक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। अलग अलग टुकड़े हो गए। 5 ओम था, 5 टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। कितना? 1 ओम। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। यही तुमसे पूछा है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो ऑप्शन में आपको टिक करना है 1 ओम। इतनी बात समझ में आ गई। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक कौन बताएगा? विद्युत शक्ति हमारे पास में होती है P बराबर W/T। ये फार्मूला होता है P बराबर W/T। W मतलब होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। अगर तुम्हारे ऑप्शन में जूल प्रति सेकंड नहीं है तो आपके ऑप्शन में वाट लिखा होगा, उसको वाट कर देना। ये दोनों मात्रक तुमको याद रखने हैं, किसके? विद्युत शक्ति के। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब आ जाओ अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। दूसरे का वाला, दूसरे के का वालों में देखो क्या कहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? सेट नंबर फर्स्ट में मैंने तुमको बताया था कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि हम पीछे की वस्तुओं को देख सके आसानी से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था।
मैंने सेट नंबर फर्स्ट में आपको कराया है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं वाहनों में, ठीक है। तो ये सभी लोग आप वहाँ से जा करके देख लेंगे इसको। सेट नंबर फर्स्ट में बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिखवाया था उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, ठीक। ये तो हो गया था। फिर कह रहा था खा वाला पार्ट, हाँ खा वाले पार्ट में आ जाओ, दूसरे का खा वाला पार्ट। ये मैंने करा दिया था, बार बार नहीं कराएंगे, पीछे मैंने करा दिया है, आपको टाइम ही इन्वेस्ट होगा तुम लोगों का। खा कह रहा है कि एक अवतल लेंस। अब देखो यहाँ पर लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ध्यान देना, सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए कि अवतल लेंस में चाहे U हो, चाहे V हो और चाहे F हो, ये तीनों मान हमारे काहे में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसके लिए जो संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस के लिए। ये भी मैंने तुमको सब कुछ मैंने बताया है तुमको सेट में, ठीक है। मैंने कहा था कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ये चारों तुमको याद कर लेने हैं कि किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है। अब आगे बात कर लो क्या क्या कह रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। जो फोकस दूरी दे दी गई है वो 30 सेंटीमीटर दे दी गई है माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस है, ऋणात्मक मान होगा। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर हमको रखना है लेंस को, U का मान मुझे निकालना है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कह रहा है कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये माइनस का 20 सेंटीमीटर। 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसान है। फार्मूला मैंने लिख दिया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान है माइनस का 30, बराबर में 1/v का मान है माइनस का 20 और माइनस का 1/u। इतना आ गया। अब ये वाला मान उठा करके इधर ले आओ, तो माइनस का 1/30, ये मान इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20, बराबर में माइनस का 1/u। इतनी बात समझ में आ गई। अब लासा लेकर के नीचे सॉल्व कर दो। ये 2 लिखा है, लासा लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये 20 की इससे गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 20 होगा, ये प्लस का 30 से 1 की गुणा कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा, बटे में 20 और 30 की गुणा कराओगे तो 600 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1/u। अब 30 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो प्लस का ज़्यादा माइनस का कम, घट करके 10 बचेगा, बटे में 600, बराबर में माइनस का 1/u। 0 से 0 काट दो, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो जो u का मान आएगा वो माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। मान माइनस में निकला है, पता चल रहा है कि अवतल लेंस है। ये सवाल किस किस को समझ में आ गया। अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, और यही सब पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये जितने सवाल हैं तुम्हारे पास में पूछे सब यही जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, आपको बेहतरीन सलूशन दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये दूसरा वाला भी पार्ट हो गया, खा वाला पार्ट हो गया। दूसरे के गा वाले में आ जाओ, क्या कह रहा है, दूसरे का गा गमला, ठीक है। बहुत बार मैं तुमसे बता चुका हूँ निकट दृष्टि दोष क्या है। पिछले वाले में देखो एक आया था दूर दृष्टि दोष, यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष। पीछे वाले सेट में पूछा था तुमसे दूर दृष्टि दोष, और थोड़ा सा वहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी, गलती एक हो गई थी, मैंने वहाँ पर उल्टा बता दिया था, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष पूछा है कि क्या होता है निकट दृष्टि दोष। जब आँखों में निकट दृष्टि दोष हो, समझ जाओ मुझे नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, बट दूर की वस्तुएं मुझे स्पष्ट दिखाई देंगी। जो रोग हो वही चीज़ तुमको लिख देना है। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इतना तुम्हें ध्यान रहेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और फिर पूछा है कि इसका निवारण कैसे होता है, तो निवारण में मैंने तुमको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताया था निवारण। अब एक और तुमको तरीका नया बता देते हैं, दूना आपको याद रखना है। क्या आप याद रखेंगे, दूना याद रखेंगे। जब दूर दृष्टि, डी फॉर दूर दृष्टि दोष, यू फॉर उत्तल लेंस,
एन फॉर निकट दृष्टि दोष, ए फॉर अवतल लेंस। ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष, ये उत्तल लेंस, ये निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। तो निवारण हम कैसे करेंगे? अवतल लेंस से। ठीक है, दूना याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है, बच के नहीं जाना है। ठीक है, डी फॉर दूरदृष्टि दोष, यू फॉर उत्तल लेंस, एन फॉर निकट दृष्टि दोष, ए फॉर अवतल लेंस। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है मैंने तुम्हारे लिए कि कभी आपको भूल ना पाओ। दू ना आपको याद रखना है, दूरदृष्टि दोष होगा तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष होगा तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे आकर के। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कमेंट करके आप बताएंगे हमें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो सारे पार्ट हो गए तुम्हारे पास में। ठीक है, अब आ जाओ फिर तीसरे के का वाले पे आ जाओ। तीसरे का देखो क्या कह रहा है। ये सारे पार्ट हो गए आपके। हाँ, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए और बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। मतलब आपको एक किरण आरेख बनाना है। अब देखो, प्रतिबिंब जो वस्तु है वो छोटी होनी चाहिए, प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। पहली चीज़ तो किरणें जो हैं वो वास्तव में मिलनी चाहिए, तभी तो आपके पास में होगा। तो इसके लिए आपको प्रतिबिंब कैसा बनाना है, पहली चीज़ लिख लिया करो कि आपको प्रतिबिंब कैसा बनाना है। प्रतिबिंब कैसा आपको बनाना है? वास्तविक होना चाहिए। आकार में कैसा होना चाहिए? आकार में वस्तु से बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दो बातें तुमसे कही है। अवतल दर्पण से कहा है, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तुमको एक अवतल दर्पण बनाना है। ये होता है अवतल दर्पण। इसमें उभरे वाले पार्ट में हम पॉलिश कर देते हैं। उभरे वाले पार्ट में क्या कर देना है? पॉलिश कर देना है। और एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है, जिसको आप मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष में एक होता है हमारे पास में फोकस और एक होती है हमारे पास में वक्रता केंद्र। क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं हम ध्रुव, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसको परावर्तक पृष्ठ मान लो जेड और जेड डैश। ऐसे सब जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना भी है। ठीक है, ये मत कहना कि मुझे लिखना नहीं है, सब कुछ तुम्हें लिखना होगा। अब करना क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। आकार में कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है, जब हम प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति को फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस पर। वस्तु हमारी फोकस पर रखी होनी चाहिए और ए और बी होनी चाहिए। वस्तु कहाँ होनी चाहिए? फोकस पर। तुमको पता है कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। वे दो प्रकाश की किरणें जहाँ पर काट देती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है आकर के। ठीक है, अब तुमको यहाँ से दो प्रकाश की किरणें लेकर के चलनी है। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होकर के फोकस से वापस चली आती है। फोकस से लौट करके कहाँ चली आएगी? वापस चली आएगी। ये फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आपको वक्रता केंद्र से गुजारनी है। कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी उसको मुझे वक्रता केंद्र से गुजार देना है। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। ये वक्रता केंद्र है तुम्हारे पास में, इसको वक्रता केंद्र मान लो। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये वक्रता केंद्र है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी माध्यम में वापस लौटकर चली जाती है। अब समय के साथ में ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हैं। अब ये समांतर हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी। जाकर के कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी, क्योंकि तुमको पता है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और उनका प्रतिबिंब फोकस पर बनाती हैं। तो अगर वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं तो मुख्य अक्ष के ये किरणें समांतर चली जाएंगी और ये कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनाएंगी जो अनंत। अनंत का मतलब जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते उसी को हम अनंत बोलते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें अनंत पे जाएंगी और अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनाएंगी और ये किरणें वास्तव में मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और अनंत पर वस्तु जैसे खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड वगैरह होते बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो वस्तु छोटी थी और इनका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है जा करके।
तो ये सब लिख लोगे। सबसे पहले लिखना क्या है कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है या एक अवतल दर्पण है। इसमें एक मुख्य अक्ष बनानी है जिसका पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है और वस्तु तुम्हारी कहाँ रखनी है, फोकस पर। ए बी मान लेते हैं कि वस्तु फोकस पर रखी हुई है ए बी से। अब देखो मुख्य ए बी से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है जो फोकस से होकर के निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है जो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। समय के साथ में ये प्रकाश की किरणें अनंत पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी जो वस्तु से बड़ा होगा। ये इतना आपको लिखना भी है और ये आपको फिगर भी बनाना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि हम कैसे अवतल दर्पण से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी में देखो 30 के बता रहे हैं 3 के काम में देखो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया होगा आपको, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, दोनों प्रतिबिंब पूछेगा और ये प्रतिबिंब तो आपसे पूछेगा ही। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कितने तरीके होते हैं और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, ऐसे अवतल लेंस में, ऐसे उत्तल लेंस में। ठीक है, तो आपसे सब कुछ पूछेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो इसी के तीसरे के का में एक अथवा में दिया गया था, जो तीसरे का था अथवा वाला क्वेश्चन। प्रतिबिंब आना ही आना है 4 नंबर का। अथवा में देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए आभासी। कैसा बनना चाहिए, आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी होना चाहिए। और कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा समझाइए। क्वेश्चन बेहतरीन है, बढ़िया है, ध्यान लगा करके समझ लेना इसको। उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तुम्हें पता है कि एक उत्तल लेंस होना चाहिए। इसके लिए एक उत्तल लेंस बनाओ। इस उत्तल लेंस में एक मुख्य अक्ष बनानी है, ये मुख्य अक्ष होगी। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है जिसको हम सी से डिनोट कर दें। उत्तल लेंस के लिए ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तुम्हें पता है कि ये पृष्ठ को अगर हम इधर बड़ा करें, मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था, तो इसका फोकस कहीं इधर आएगा और इसको अगर हम पहला मानते हैं तो इसका फोकस कहीं इधर आएगा, ये फोकस हो जाएंगे। तो इसको हम प्रथम फोकस बोलते हैं, इसको हम द्वितीय फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब तुमको वस्तु को रखना कहाँ पर है। अगर तुमको आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो तुम्हें वस्तु को रखना होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु कहाँ रखोगे, प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच में रखना है। तो जो वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति, ठीक है, चलो नीचे लिख देंगे। तुमको वस्तु कहीं यहाँ बीच में रख देना है। ठीक है, कहाँ रखना है, बीच में, फोकस और लेंस के बीच में। यहाँ पर आप वस्तु को रख देंगे। ये वस्तु मान लो आपने ए बी रख दी। ठीक है, अब वही तरीका तुम्हारे पास में। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होकर के गुजर जाती है, वो द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाएगी, क्योंकि फोकस से ही निकल जाती है। ठीक है, तो दूसरे फोकस से आपको गुजार देनी। और एक प्रकाश की किरण आपको और लेनी है जो प्रकाशिक केंद्र से गुजारनी है। कहाँ से गुजारेंगे आप, प्रकाशिक केंद्र से। आप सोचो, दूसरी प्रकाश की किरण को मुझे प्रकाशिक केंद्र से गुजारना है, ये ऐसे निकल जाएगी। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब थोड़ा सा विचार करो कि ये किरण इधर ऐसे जा रही है और ये किरण ऐसे जा रही है, क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट पाएंगी? क्योंकि समय के साथ में इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो इनको बनाने के लिए तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे लेकर के आना पड़ेगा। तो ये प्रकाश की किरणें आपको पीछे बढ़ानी पड़ेंगी और पीछे जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी आकर के। तो इनको ऐसे पीछे बढ़ाते चले, जहाँ पर काट देंगी आकर के वहीं पर क्या बना लेंगी, प्रतिबिंब बना लेंगी। और ये देखो बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा क्योंकि जहाँ पर वस्तु थी वैसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए और बी, मतलब ए डैश बी डैश, इसको हम मान लेते हैं। ये हो गया आपके पास में प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखो ये प्रकाश की किरणें वास्तविक तो मिल नहीं रही थी, मैंने आभास करके बनाया है तो आभासी प्रतिबिंब बना। हमसे कह रहा था कि प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए। वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा परंतु सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि यही मुख्य अक्ष है, ऊपर ही वस्तु है, ऊपर ही प्रतिबिंब बनना। अगर ये प्रतिबिंब नीचे बन जाता तो उल्टा हो जाता तुम्हारे पास में। तो स्थिति में अगर तुमको लिखना हो तो स्थिति तुम्हारे पास में क्या होगी, वस्तु की प्रथम फोकस, ये जो हमारे पास में प्रथम फोकस है F1, तो प्रथम फोकस
व लेंस के बीच, व लेंस के बीच, तभी आप बना सकते हैं आभासी प्रतिबिंब, अन्यथा आपका आभासी प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन था उत्तल लेंस से। इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। क्या लिखनी पड़ती है आपको? थ्योरी लिख करके आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप थ्योरी नहीं समझाएंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा मज़ेदार, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर में पहली चीज़ तो आपको फिगर बनाना है, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर आपको थ्योरी का चाहिए। सबसे पहले तुमने क्या किया है, एक उत्तल लेंस बनाया है, इस उत्तल लेंस को नाम एल दे देना। ये लेंस है, इसको एल मान लेते हैं। एक उत्तल लेंस एल है, इसकी एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष में सी क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और एफ क्या है, प्रथम फोकस है, F2 क्या है, द्वितीय फोकस है हमारे पास में। अब हम किसी वस्तु को प्रथम फोकस व वक्रता केंद्र या लेंस के बीच में कहीं वस्तु को रख देते हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, जो द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजारनी है वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें समय के साथ में एक दूसरे से बहुत दूर होती रहेंगी, जो एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएंगी अथवा वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनाएंगी। इन किरणों को हम पीछे लेकर के आते हैं और जहाँ पर ये वस्तुएं काट देती हैं वहीं पर वस्तु का A' B' आभासी प्रतिबिंब तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। आगे बात समझ में? इतना तुमको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है तुम्हारे पास में। ये दोनों प्रतिबिंब ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आता ही आता है, तुम सब लोग समझते हो ना। जितने बढ़िया मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और नंबर अच्छे लाना तुम लोगों का पर्पज है, ठीक बेटा। अगले की बात कर लेते हैं। घा, तीसरे का खाक, खरगोश वाला, खा से खरगोश, खा से खत्म है। ये कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो पहले नंबर पे आपको बता देना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो कौन कौन नहीं जानता है कि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और जो इसका प्रतीक अक्षर होता है उसको हम ऐसे प्रतीक करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसको हम R से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को, इसके मात्रक को ऐसे हम डिनोट करते हैं। ग्रीक का अक्षर तुम्हारे पास में है, ठीक। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि कह रहा है कि यदि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। पहले जो लंबाई तुमको दी गई है वो L दे दी गई है, जो मोटाई दी गई है मोटाई वो तुम्हें दे दी गई है A, और तार का प्रतिरोध तुम्हें दिया गया है 10 ओम का, ये इतना दिया गया है, ठीक। फिर कह रहा है कि इसी पदार्थ के अन्य तार, एक दूसरा तार, ये तो पहले तार की बात कर रहा है, एक दूसरा तार है, उसमें कह रहा है कि यदि अन्य तार जिसकी लंबाई, अब अन्य वाले तार जो है दूसरे वाले तार में, उसकी जो लंबाई है वो L/3 है, तथा मोटाई जो दे दी गई है, अगली वाली जो मोटाई तुम्हें दी गई है, जो मोटाई तुम्हें दी गई है वो 3A दी गई है। कितनी दी गई है? 3A। तो कह रहा है उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगले वाले तार का मुझे प्रतिरोध निकालना है। ये तुम्हें जितना गिवन डाटा है पहले लिखना है, उसके बाद में तुम सूत्र लगाओगे। तुम्हें पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, या तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध जो फार्मूला होता है, तार का प्रतिरोध बराबर होता है R = ρ/L/A, ठीक है। L जहाँ पर लंबाई होती है, A जहाँ पर उसका क्षेत्रफल होता है, ρ जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, और R को तुम लोग जानते हो कि हम प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो करना क्या है, जो पहले कंडीशन में लिखा है वो लिख लो, जो दूसरे कंडीशन में लिखा है वो लिख लो, काम खत्म। ρ तो कांस्टेंट है क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो पहले तार के लिए जो प्रतिरोध हमें दिया गया है वो 10 ओम दिया गया है। तो पहले तार के लिए प्रतिरोध 10 ओम है, बराबर ρ का तो मान ऐसे रहेगा इंटू में L, पहले तार की लंबाई कैपिटल L दे दी गई है, बटे में क्षेत्रफल, पहले का मोटाई जो दिया गया है वो A दिया गया है। ये पहली बात दे दी गई है। दूसरे तार के लिए देखो क्या दिया गया है, फार्मूला वही रहेगा। दूसरे तार का प्रतिरोध तुम्हें निकालना है, मतलब R को हम R' मान लेते हैं, बराबर ρ कांस्टेंट है उसको ऐसे रखेंगे, गुणे जो L दिया गया है तुम्हें दूसरे तार की लंबाई वो L/3 दे दी गई है, तो L/3 लिखेंगे, 3 आएगा। फिर गुणे में A का मान मोटाई कितनी दी गई है? 3A दी गई है। कितनी है? 3A, ऐसे लिख लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग कर दो, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो, चाहे जैसा काम करो, ठीक है। लिख देना यहाँ पर समीकरण 1/2, ठीक है, भाग कर देना है
2 को, समीकरण 2 को, ठीक है। तो भाग करोगे तो ये आएगा 10 बटे आर डैश बराबर में रो इंटू में एल बटे में ए, और इसके बटे में आएगा रो इंटू में एल और बटे में आएगा 3 3 जा 9 ए। ऐसे लिख लें। अब तुम्हें पता है कि बटे का बटा कहाँ जाता है, बराबर में ये हो जाएगा रो इंटू में एल बटे में ए, और गुणे जो नीचे लिखा है वो ऊपर आ जाएगा 9a और बटे में आ जाएगा रो इंटू में एल। रो से रो ख़त्म हो जाएगा, एल से एल ख़त्म हो जाएगा, ए से ए ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा 10 बराबर, ये 10 बराबर इसकी गुणा हो जाएगी तो 9 आर डैश। तुम्हें आर डैश का मान निकालना था, जो चीज़ गुणे में होती है वो इसके बटे में आ जाएगी, तो 10 बटे 9 मात्रक होता है ओम। और यही आपका पूछ रहा था कि प्रतिरोध कितना होगा। किस किस को ये वाली बात समझ में आ गई है कि तार का प्रतिरोध क्या होता है। हमारे पास में नए तार का प्रतिरोध निकल के आ गया। सभी लोग नोट कर लेंगे सवाल को। बेहतरीन सवाल है ना, मज़ेदार सवाल है। ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के आपके पास में हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लिया करो। देख तो बेहतरीन सा रहा है, दिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का खा पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के अथवा में दिया गया है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। देखो अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करना एक ही होता है, ठीक है। ये मत कह देना कि गुरुजी नहीं मुझे सारे करने हैं, ठीक है। सारे नहीं करने होते, करना किसी एक प्रतिरोध को, एक चीज़ को होता है, ठीक है। अब इसी के अथवा वाले पार्ट को समझना है तुम्हें, ठीक। थोड़ा सा हम बिगाड़ रहे हैं इसको। इसी के जो अथवा में दिया गया है, तीसरे के खाव के अथवा में, समझ लेना। बहुत बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन वो भी तुम्हारे पास में है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम एक आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। हम तुमको बेहतरीन तरीके से बताए दे रहे हैं। कह रहा है कि अथवा में दिया गया है तुम्हें तीसरे के खा का अथवा वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ दो। एक पहला प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इनको एक बैटरी के साथ में जोड़ दो, प्लस माइनस एक लगा दो कुंजी, एक कुंजी लगा देते हैं और ऐसे फिगर बना देना है तुम्हें। तुमको पता है कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाह करती है, तो धारा ऐसे प्रवाह करेगी, ऐसे आएगी धारा, ऐसे आएगी, फिर धारा ऐसे आएगी, फिर धारा ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर तुम्हारे पास में ये बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। एक का सिरा प्लस होता है, एक का सिरा माइनस। ये प्रतिरोध R1 मान लो, ये प्रतिरोध R2 मान लो, ये प्रतिरोध R3। तो इनका जो विभव होगा वो V1 होगा, यहाँ पर विभव V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा। श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है। ये किस किस को पता है कि जो श्रेणी क्रम होता है वहाँ पर धारा का जो मान होता है वो इक्वल रहता है, कि जितने एम्पियर की धारा दोगे वो तीनों परिपथ में होकर के जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम घरों की जो वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम में कभी नहीं करते। किस क्रम में करते हैं? किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में की जाती है, वरना एक बटन ऑन करोगे सारे उपकरण जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में नहीं करते, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको लिखना क्या है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, जिनके विभव क्रमशः V1, V2, V3 हैं। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। इतना लिख लोगे सभी लोग? बताओ। तब ओम के नियम से, अब आगे हम बताएंगे, इतना तो तुम लोग लिख लोगे हिंदी में। ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम किस किस को पता है? ओम का नियम होता है R बराबर V बटे I, सबको पता है ना। यहाँ से V का मान निकालो तो V बराबर क्या होता है? I R। अब देखो विभव V1 है तो प्रतिरोध R1 है, पहले सिरे के लिए। इस सिरे के लिए बात करते हैं। अगर विभव V1 है तो धारा तो समान बहती है, तो प्रतिरोध कितना है? R1 है, समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात कर ले, इसी प्रकार से V2 का मान निकालोगे तो V2 धारा तो वही रहेगी, प्रतिरोध का मान चेंज हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम विभव नंबर 3 निकालते हैं तो धारा तो वही रहेगी, प्रतिरोध बदल जाएगा, R3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण आपके पास में बन गई। V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान। अब अगर हम उच्च क्या कहते हैं तुल्य वोल्टेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तुल्य वोल्टेज अगर हम निकाल लेते हैं कि अगर जो ये बैटरी है, मान लो कि इस बैटरी का विभवांतर V है, ठीक है। ये जो बैटरी हम लगाए हैं इसका विभवांतर V मान लेते हैं, तब पूरे सर्किट में जो विभवांतर होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो कुल विभवांतर ऐसे लिख लेना यहाँ पर। तब कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2
प्लस V3। तो V बराबर V1 का मान क्या है आपके पास में, IR1, सारे मान रख दो आकर के बस, IR1 प्लस V2 का मान हो जाएगा IR2 प्लस V3 का मान हो जाएगा IR3। तीनों में से देखो I कॉमन मिल रहा है, I सेम है तो I कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I को इसके नीचे उठा लाओ तो V बटे में आ जाएगा I बराबर में ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना आ गया तुम्हारे पास में। अब V बटे I, देखो V बटे I अभी मैंने लिखा था ओम के नियम से V बटे I का मान क्या है, R है, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे आकर के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपके पास में इतना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। किस किस को ये चीज़ समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया कि कैसे हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं? सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? इंक थोड़ा फीकी हो गई, इंक थोड़ा डाल लेते हैं, ठीक है? आ गया ना सबको समझ में बेहतरीन तरीके से? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सवाल लगाते रहो क्योंकि सब इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास होने वाले हैं। पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कर लेता है कि नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। ये हो गया। अब चौथे के क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है? विद्युत जनित्र को आपको समझाना है कि विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र का मतलब होता है AC जनरेटर, ठीक है? क्या होता है? AC जनरेटर। अब समझ लो, थोड़ी सी बात समझो। देखो विद्युत जनित्र क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। वैद्युत जनित्र, पूरी बात इसको समझ लेना, समझ लोगे तभी मज़ा आएगा, वरना हम नहीं जानते हैं, सब लोग ढक्कन हो जाओगे। वैद्युत जनित्र, पहली चीज़ जो वैद्युत जनित्र है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? कारक नहीं, मतलब ये किसका, इसका सिद्धांत क्या रहता है वैद्युत जनित्र का? कौन बताएगा कि वैद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है? किस किस को आता है वैद्युत जनित्र का सिद्धांत? कौन समझाएगा मुझे? बताओ जल्दी से, सोच के बताओ कि वैद्युत जनित्र का सिद्धांत कौन बताएगा? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? पहली चीज़ तो वैद्युत जनित्र जो तुम्हारे पास में है वो काम क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है? बदलता है, इतना तुम्हें लिखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है? उसके बाद में आपको इसके प्रिंसिपल को लिखना है, सिद्धांत को, प्रिंसिपल को आपको लिखना है, सिद्धांत, ठीक? अब सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जानते हो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है? नहीं पता है? ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में कोई कुंडली है, ठीक है, एक चुंबक है S और N चुंबक है, और इसके सामने अगर हम किसी एक कुंडली को रख देते हैं, एक कुंडली रख दी जाए, ठीक है, तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं सापेक्ष गति होनी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, इन दोनों के मध्य क्या होगी? सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति होती है तो एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है, विद्युत वाहक बल कार्य करता है जो धारा को क्या करता है? प्रेरित कर देता है। और यही होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और वही काम कुछ यहाँ पर होता है आकर के AC जनरेटर में, ठीक है? किसी चुंबक के बीच में हम एक कुंडली को रखते हैं, ठीक है? उस कुंडली पर डैम से जो बिजली, जो डैम से पानी गिराया जाता है उस पर गिराया जाता है, वो उस कुंडली के फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक?
ये इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत में सभी लोग लिख लेंगे कि वैद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या लिखोगे कि वैद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। ये इतना आपको सिद्धांत लिखना है। अब हम तुमको समझा देंगे इसका फिगर। अब फिगर समझा देते हैं, इसके सिद्धांत को लिख लोगे, फिगर समझ लो इसका क्या होता है। बहुत आसान फिगर है तुम्हारे पास में। सबसे पहले तुमको दो ध्रुव बना लेने, एक S होगा, एक तुम्हारे पास में N होगा, एक S और एक N। इसके बीच में एक आयताकार कुंडली को लटका देना है आपको। एक ये आयताकार जो कुंडली होगी वो इसके मध्य में लटकी हुई होगी। ठीक है, बढ़िया से बना लेना आयताकार कुंडली ऐसे। ठीक, ये आयताकार कुंडली होगी। अब इन आयताकार कुंडली, इस कुंडली का नाम दे देना A B C D। ठीक है, अब इसमें होते हैं सर्पी वलय लगे रहते हैं। क्या लगे रहेंगे इसमें? इसमें सर्पी वलय लगे रहते हैं जो एक ब्रुश से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ऐसे इनको कनेक्टेड कर देना है। इन पर ब्रुश लगे रहते हैं, इनको हम ब्रुश बोल लेते हैं, जो ये ब्रुश से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, ये जो हमारे पास में होते हैं ये सर्पी वलय होते हैं। यहाँ पर विभक्त वलय नहीं लगे रहते, ध्यान रखना है, सर्पी वलय रहते हैं। इनको हम बोलते हैं ब्रुश। ये जो होते हैं इनको हम ब्रुश कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, अब इसमें ये धारा को बनाता है। ठीक, एसी जनरेट करता है। एसी को क्या करता है? जनरेट। विद्युत जनित्र, एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, एसी को जनरेट करना है यहाँ पर। तो ये आई एम्पेयर की धारा इसमें ऐसे बहती है, यहाँ पर आई एम्पेयर की धारा ऐसे बहती है। ठीक है, ऐसे। अब ये धारा ऐसे जा करके, ये धारा ऐसे निकल करके, ठीक है, ये धारा ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी आकर के। तो सबसे पहले तुमको क्या लिखना है? ये इतना हो गया। इसकी वर्किंग में क्या लिखना है? चार चीज़ें होती हैं। इनको तुम्हें पता है कि इनको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक। और ये हमारे पास में आर्मेचर कुंडली होती है। क्या होती है? आर्मेचर कुंडली। ठीक, एक चीज़ तुमको बताएं, फार्मूला याद रखना, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये F बराबर क्या होता है? आई क्रॉस में हम लिखते हैं L क्रॉस B, L क्रॉस B। ठीक है, ये वेक्टर रूप होता है दिशा विशा निकालने के लिए। इसमें जो दिशा निकाली जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, नियम से। थोड़ा सा समझ लो कि कैसे जनरेटिंग होती है। तुमको बल अगर निकालना होता है, एक चीज़ मैं तुमको पीछे समझा चुका हूँ कि इस पर जो बल लगेगा करके ए से लेकर के बी तक चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होती हैं। ठीक, ये इसके लंबवत होता है। फार्मूला मैंने तुमको बताया था कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। किस किस को याद है? साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा? लंबवत होता है, तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है। यहाँ पर ऐसे जो अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है, इस पर F बराबर क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी ऐसे, और एक इस पर बल कार्य करता है पीछे F। ठीक है, इस पर भी एक बल, वही सेम बल लगते हैं। यहाँ पर F1 लिख लो बल, यहाँ पर F2 लिख लो बल, ऐसे बल लिख लेते हैं। इसकी दिशा निकालनी होती है तो हम निकालते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम सोचो, ये कुंडली पीछे बता चुके, विद्युत मोटर वाला जैसे था। ये एक अंदर की तरफ बल, एक बाहर की तरफ बल, दोनों बल बताए थे कैसे निकालते हैं, अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो इसमें बल कहाँ है? अंदर की तरफ है। बल कहाँ है? अंदर की तरफ है। ध्यान रखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ऐसे बनाना पड़ता है। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। किस किस को इतनी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम निकालते हैं? समझो, फिर मेरी बात को समझो पुनः। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऐसे बनाना होता है तुम्हें। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी। तब अंगूठा चालक की गति को, ये चुंबकीय क्षेत्र को और ये प्रेरित धारा को। अब सोचो, चालक सबसे पहले ये वाला अंदर जाएगा, यही वाला तो चालक अंदर जाएगा क्योंकि इस पर बल लग रहा है। ये बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो जो चालक अंदर की तरफ जा रहा है उसकी तरफ अंगूठा करना है, क्योंकि ये चालक की गति होगी तो इसकी तरफ तुम्हें अंगूठा कर देना है।
यही वाला अंदर जाएगा तो इसकी तरफ अंगूठा कर दिया, सामने चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? सामने है। तो धारा कहाँ बहती है? पहले आधे चक्कर में धारा नीचे की तरफ आएगी, आधे चक्कर में धारा नीचे। देख लो चालक की गति कहाँ हो रही है? पहला ये अंदर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, धारा कहाँ होगी? नीचे होगी। तो पहले जो चक्कर में धारा होती है वो नीचे की तरफ बहती है। कैसे बहती है? नीचे की तरफ। अब तुमको ध्यान देना होगा, ये हर एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, अभी समझ जाओगे। पहले धारा ऐसे बहेगी तुम्हारे पास में, ठीक है। ये जितने भी रो मैंने बनाए हैं ये इधर की ओर आएंगे कि कैसे हम धारा निकालते हैं इस पर, ठीक। ये धारा ऐसे बहना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ऊपर ऐसे धारा चली जाएगी, ठीक है, पहले आधे चक्कर में, ठीक। समझते रहना बात को। अब सोचो कि ये सिरा अंदर जा रहा है, ये सिरा ऊपर आ रहा है। अब इस सिरे के हिसाब से धारा यूँ बहना स्टार्ट हो गई, परिपथ में धारा संपूर्ण हो गई, बह रही है। अब ये सिरा अंदर जाएगा, ये सिरा बाहर आ रहा है। अब जब ये सिरा आधे चक्कर में बाहर आ करके फिर ऐसे रुक जाएगा करके, तो फिर ये वाला सिरा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये CD जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये सिरा यहाँ पर आएगा तो फिर ये अंदर जाएगा और फिर आधे चक्कर में धारा बहेगी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम धारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास में वैद्युत जनित्र, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो बड़े बड़े डैम वगैरह होते हैं, जब पानी गिराया जाता है इसी कुंडली पर गिराया जाता है, इस पर, यहाँ पर पानी गिराया जाता है, ठीक है। और ये कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है। ऐसे घूमेगी तो प्रत्येक आधे चक्कर में इसकी धारा बदलती रहती, धारा बदलती रहेगी। यहाँ पर पहले धारा आएगी, ऐसे बहेगी, फिर एक बार ये इधर आ जाएगा घूम करके तो इसमें लगेगा। तो प्रत्येक आधे चक्कर में, ठीक है, तो प्रत्येक आधे चक्कर में ऐसे बनता है, ऐसे प्रत्येक आधे चक्कर में ये बनता है AC क्या? ग्राफ। ये धारा होती है हमारे पास में, ठीक। तो समझ गए कि वैद्युत जनित्र क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है, और धारा को जब प्रेरित करेगा तो धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। फिर लिखते हैं इसके 4 पार्ट कि सबसे पहले क्षेत्र चुंबक होता है, उसके बाद में आर्मेचर कुंडली होती है, यहाँ पर सर्पी वाले लगे रहते हैं और ब्रुश लगे रहते हैं। फिर इसकी वर्किंग को समझा देना है। वर्किंग में क्या होता है कि जब AB सिरा अंदर की तरफ होता है तो CD सिरा ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से हम धारा को निकालते हैं। पूरी वही विद्युत मोटर तरह जैसे होता है सेम वैसे तुम्हें लिख देना। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दिया गया है अगला वाला कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये तुमको बताना है। अब कारक समझ लो वहाँ से, यही समझा देते हैं तुमको, बस पूरा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा फिजिक्स का अनसॉल्व्ड। फिर बायो का आ जाएगा, उसको भी समझा देंगे तुम्हें बस बेहतरीन तरीके से। अथवा में देखो, इसी के अथवा में लिखा था, कह रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में, किस पर? चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे पास में, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई तुम्हारे पास में धारावाही चालक रखा गया है। इस चालक की लंबाई को हम L मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसमें तुमको धारा प्रवाहित कर देनी है इसमें, ठीक है। अब इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो एक तो बल इधर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है, एक इसके विपरीत बल लगाता है F21। तो ये कुछ तुम्हें लिखना नहीं, तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बोल रहा है कि धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला बल की बात करता है, तो बल जो होता है हमारे पास में वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फर्स्ट नंबर की बात। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात तुम्हारे पास में I हो गया, B हो गया, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात होता है कि कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 4 कारक तुमको याद रखने हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है वो उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। सब में देखो F लिखा है, एक बार F लिख लो। सब में देखो अनुक्रमानुपाती का निशान है और ये वाला मान इधर लिख लो आकर के IBL sin थीटा। और ये हो गया तुम्हारे पास। जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आती है जिसको हम K बोलते हैं। K लगा लो, K बराबर IBL sin थीटा, ठीक।
ये हो गया तुम्हारे पास में फार्मूला F बराबर KIBL साइन थीटा। तो चालक तार में बहने वाले जो कारक होते हैं, जो धारा प्रवाहित होती है, वो इनके समानुपाती होता है। यही आपको बताना था। और पूछा है कि चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का ही नियम हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको समझा देना है कि अपने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। तब अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताती है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये पूरा आपका अनसॉल्व कंप्लीट हो गया है। 2022 सेट नंबर 3 पूरा आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने। आपको अब इसे तैयार कर लेना है। मैं कह रहा हूँ, बार बार तुमसे प्रेस कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ तुम पे कि बेटा ये सारे क्वेश्चन अगर आपको 7 सेट पूरे आते हैं कंप्लीट तरीके से, आप झंडा गाड़ करके आएंगे अपना। ये भी ध्यान रखना, आप क्या करके आएंगे? झंडा गाड़ करके आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पढ़ाई का तो झंडा आप गाड़ देंगे। और अगर आपको कुछ नहीं आता है अनसॉल्व्ड से, न्यूमेरिकल और थ्योरी, किसी भी चीज़ को 100% करने के लिए, ठीक है, हम तुमको लास्ट ट्रिक देंगे आकर के, अभी नहीं आएंगे अपने चैनल पर। 100% अगर आपको रिजल्ट देना है, 100% रिजल्ट अगर आपका आना है, तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सोचो कि हम खाली थ्योरी पढ़ लें तो मेरा काम हो जाएगा, तो बेकार हो। अगर खाली न्यूमेरिकल पढ़ लिए तब भी बेकार हो। पास करने 100% रिजल्ट लाने के लिए आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। बहुत कम सिलेबस है, आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप 2022 के 7 सेट सॉल्व कर लो, 2022 के जितने भी सेट बने थे 7, इन 7 सेट को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये रखना कि 65 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इतना ही आपको पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 65 नंबर आप कंप्लीट करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप जब पेपर दे करके निकलेंगे तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होगी, ठीक है। तो जय हिंद मेरे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को हमारी शेयर करेंगे अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगती है तो, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं आपको कल इसी चैनल और इसी मोड पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, साथ साथ में अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, ठीक।